नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी एमबीबीएस एमएस सर्जन। आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या जो पुरुषों में हो जाती है 50 साल के बाद उम्र में या फिर 60 साल के बाद, उनको दिक्कत ये होती है कि वो बार बार रात को उठकर पेशाब करने जाते हैं। और क्या दिक्कत होती है, उनको पेशाब की जो धार होती है वो मोटी नहीं रह पाती, वो पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है। और ये समस्या धीरे धीरे, जिसको कि गदूद की समस्या भी साधारण भाषा में बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है इसको, बीपीएच की बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो गया है, या फिर क्या बोलेंगे, एक भाई बिना कैंसर के एक ट्यूमर हो गया है। ऐसा कौन सा ट्यूमर है जिसमें सूजन आ जाती है प्रोस्टेट में। और ये प्रोस्टेट होता क्या है, कहाँ होता है, ये देखिए, ये है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो पुरुष में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, पेनिस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, पेशाब की नलकी, यूरिथ्रा जिसको बोला जाता है। और ये यूरिथ्रा जो एक ट्यूब होती है पेशाब की नलकी, वो पेशाब की थैली में जहाँ पर मिलती है उसके नीचे होता है ये प्रोस्टेट, छोटी सी जो बोल जैसा दिख रहा है जहाँ पे ये उंगली रखी है, ये होता है प्रोस्टेट। इसका काम क्या होता है बेसिकली पुरुषों में, ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। इजेकुलेशन, जो सीमन निकलता है तो उसको ये हेल्प कर रहा होता है कि जब सीमन निकले तो वो पेशाब की थैली में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा भी, पेनिस के जरिए वो बाहर आ जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन का एक जो हेल्प करने के लिए महत्वपूर्ण एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट। और इस ग्रंथि का और क्या काम होता है, ये एक चिकनाहट देता है आपके यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा जो जो ये आपका जैसे पाइप होता है जिसमें से पेशाब निकल के पेनिस के जरिए बाहर आता है, तो इसके अंदर लुब्रिकेशन भी देता है, कुछ एसिड और बेस का बैलेंस बनाता है, और जो स्पर्म्स होते हैं उसके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। स्पर्म्स जो निकलते हैं, जिसको सीमन के अंदर शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु की भी ये हेल्प करने के लिए इसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं। अब ये समस्या कब करता है, ये समस्या देखिए अब कब करेगा। एक उम्र के बाद जब हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल है एक 50 साल के बाद, 55 साल के बाद या 60 साल के बाद पुरुषों में ज़्यादातर में देखिए क्या होगा, एक उम्र के बाद तो एक पड़ाव के बाद तो हार्मोन्स कम होते चले जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है शरीर में, जो एक्टिव उसकी जो फॉर्म है। और क्या कम ज़्यादा हो जाता है आपके अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए कुछ एक हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने भी लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोस्टेट की ग्रंथि एक नॉर्मल जो एक यंग मेल की होती है, ये पतली सी देखिए इस तरह से दोनों तरफ बनी हुई, और उसमें आप देखिए दूसरी तरफ बिल्कुल बड़ी बड़ी सी एक ग्रंथि सी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि उसके कुछ पार्ट्स बढ़े हुए हैं, सूजन आई हुई है। और भी सूजन आने के बाद जो अंदर का जो होता है, जो पेशाब की नलकी है, वाहिनी है जो पेशाब को लेके जाती है, वो देखिए पिचक गई है। अब इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्ट्रीम, जो पेशाब की जो धार है वो पतली हो जाती है, और कभी कभी तो क्या होता है, बहुत जोर लगाने के बाद भी बूंद बूंद करके ही पेशाब बाहर आता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि रात को बार बार उठना पड़ता है। आप कहीं भी जाएंगे, शादी में, ब्याह में या घर में, जब भी आप कॉफ़ी पियेंगे, चाय पी लेंगे, या इस तरह का कोई भी लिक्विड सब्सटेंस अगर आपने ले लिया है, इनटेक किया है, तो बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ये मतलब नहीं है कि इसमें पेशाब ज़्यादा बनता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पेशाब है वो निकलता ही नहीं है, पेशाब अंदर ही बचा रह जाता है। आपकी यूरिनरी ब्लेडर, जो पेशाब की जो थैली है, उसके अंदर ही रुका रह जाता है, वो एक बार में अर्ज होने के बाद निकलता ही नहीं है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, एक तो यही हो गया कि पेशाब में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बार बार जाना पड़ता है बाथरूम में, वॉशरूम में पेशाब की थैली को खाली करने के लिए। साथ ही साथ क्या हो जाता है, इसकी धार भी पतली हो जाती है। कभी तो पेशाब करने में इतना जोर लगाना होता है कि हर्निया भी बन जाता है। इंग्वाइनल जो हर्निया जिसको बोला जाता है, वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बन जाते हैं दोनों साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में। और कभी कभी तो क्या होता है, नीचे की जो पूरी जो नाभि से नीचे का जो पूरा का पूरा हिस्सा बल्ज बन जाता है, क्योंकि जोर ही इतना लगाना पड़ता है, वो वीक होती चली जाती है, हर्नियाज बन जाते हैं। और क्या क्या समस्या होती है, इजैकुलेशन की समस्या है, रिप्रोडक्टिव देखिए जो समस्याएं हैं कुछ वो हो जाती हैं, लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल डाउन होती चली जाती है उम्र के बाद, तो वो भी इससे रिलेटेड हैं। और इजैकुलेशन कभी होती भी है तो बड़ी पेनफुल रहती है। मेल अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है एक उम्र के बाद, तो उसको पेनफुल इजैकुलेशन हो सकती है। और इसके साथ हमें क्या क्या इसमें जो सावधानियां क्या रखनी है, कि हमें ये देखना है कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट की समस्या,
ये हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब कि पेशाब की नलकी में कोई इन्फेक्शन है, कोई पथरी है, या फिर क्या है, कभी कभी उस जो एरिया में कुछ अन्य प्रकार की स्वेलिंग हो सकती है। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो सूजन है प्रोस्टेट की वो कैंसर की वजह से है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटिटिस है, या फिर एक नॉर्मल बीपीएच जिसको एक उम्र के बाद बोला जाता है गदूद की समस्या है। तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड और पेशाब की जांच। पेशाब की जांच में आपको क्या पता लगेगा कि पेशाब में कोई कीटाणु है या नहीं है, उसमें पथरी है या नहीं है, और उसमें से शुगर, अगर आपको डायबिटीज़ की भी समस्या है या हाइपरटेंशन है, बीपी की समस्या है, तो पेशाब में से क्या उसमें से शुगर पास हो रही है, क्या उसमें से प्रोटीन ज़्यादा निकल रहे हैं, या कोई पस सेल्स उसमें से निकल रही है या नहीं। तो ये होगी यूरिन की जांच। दूसरी जांच क्या होती है, ब्लड की, और उसमें हम क्या जांच करते हैं, सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक स्पेशल मतलब सीरम एनालाइज मतलब ब्लड की एक जांच होती है, और उससे हमें क्या पता लगेगा कि भाई ये प्रोस्टेट की समस्या एक नॉर्मल साधारण जो उम्र के साथ होती है गदूद की समस्या है या कैंसर है। अब दोनों के बीच में ये पीएसए से आपको जांच में पता लग जाता है। और दूसरी इसकी भरोसेमंद जांच कौन सी होती है, ये होती है अल्ट्रासाउंड वोल एब्डोमेन, और साथ में क्या करेंगे, प्रोस्टेट की जांच। और प्रोस्टेट की जांच कैसे करेंगे, पहले आपको अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर बोलेगा कि जी आप लेट जाइए, पहले अल्ट्रासाउंड करेगा, फिर ये देखेगा कि पेशाब की थैली में कितना यूरिन, हो सकता है कि उसमें 100 ml है या 150 ml या 200 ml उसमें यूरिन है। फिर वो आपको बोलेंगे कि आप जाके पेशाब करके आइए, वॉशरूम में जाके आइए, और फिर वो आपको तुरंत वापस बुलाते हैं एक समय के बाद। फिर ये देखते हैं कि कितना यूरिन उसके अंदर बचा। ये देखिए, जैसे इसमें अंदर से रुकावट सी बनी हुई है, इसमें रुकावट नहीं है। अगर यंग है, कोई प्रोस्टेट की समस्या नहीं है, तो वो पेशाब के लिए बोलेंगे तो पूरे की पूरी थैली खाली मिलेगी। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि जी अभी भी 50 ml यूरिन उसके अंदर बचा हुआ है, या फिर 30 ml यूरिन या उससे भी ज़्यादा यूरिन बचा हो, तो इसके मतलब क्या हो गया कि ये प्रोस्टेट बीपीएच का केस है, गदूद का केस है। दूसरा, उसके साथ साथ देखिए सूजन की वजह से और क्या क्या हो जाता है, आप बार बार यूरिन बाहर निकालने के लिए उसमें जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो पेशाब की थैली काफ़ी सख्त होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है, और उसके अंदर में कभी कभी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और इन्फेक्शन भी एक कारण बन जाता है इस बीपीएच की वजह से कि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आपको बीपीएच भी हो सकता है। अब इसके ये देखिए, आप इसमें बहुत इस चित्र में बड़े अच्छे से दिखाया गया है इसको। ये देखिए बिल्कुल बंद हो चुकी है, और कभी कभी क्या होता है कि जी एक उम्र के बाद ये पेशाब का बंदा लग गया जी, बंद ही हो जाता है, तो उसमें हमें पेशाब के अंदर कैथेटर डालना पड़ता है, प्लास्टिक या सिलिकॉन, जो इंडियन रबड़ है या फिर सिलिकॉन का एक कैथेटर अंदर से एक ट्यूब डालनी होती है, उसके बाद ही वो पेशाब की थैली लगा दी जाती है बाहर एक, और प्लास्टिक का एक ट्यूब इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये यूरिन खाली हो जाए। नहीं तो और ज़्यादा समय तक, अगर बहुत सालों तक अगर आप इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बैक प्रेशर मार मार के यूरिन है दोनों गुर्दों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और गुर्दों को भी नुकसान हो जाता है। और अब आप पूछेंगे कि जी इसकी जांच क्या कैसे कराएंगे। अब एक जांच तो हमने बताया कि जी अल्ट्रासाउंड से होगी, पेशाब की भी जांच होगी, उसमें पता लग जाएगा कि उसमें इन्फेक्शन है, या आपको शुगर है, या हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर किडनी की कोई और समस्या है। और अब दूसरी जांच क्या होती है, आपका सही डॉक्टर कौन होता है, सर्जन। आप सर्जन के पास जाएंगे, फिर बताएंगे जी मेरे ये समस्या रहती है, तो वो आपको क्या करेगा, ऐसे लेटा करके पैखाने वाले रास्ते से, आपका जो रेक्टम है, एनल कैनाल है, उसमें से डॉक्टर साहब आपके इस तरह से फिंगर डाल के, ये भी एक ग्रेडिंग का एक मेथड है, जैसे ग्रेडिंग देते हैं अल्ट्रासाउंड वाले, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या ग्रेड 4 प्रोस्टेट, वो उसके वेट या फिर साइज़ के हिसाब से, जैसे जी 30 ग्राम से कम है तो ग्रेड 1 हो गया, 30 से 50 है तो सेकंड ग्रेड में हो गया, 50 से 85 है तो थर्ड ग्रेड में चला गया, या 85 ग्राम से भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा प्रोस्टेट है तो ग्रेड 4 में चला जाता है। उसी हिसाब से हम क्या है, एक एग्जामिनेशन के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 2 3 4, जिस हिसाब से उसका साइज होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, डॉक्टर क्या देखता है, सर्जन क्या देखता है कि आपका जो प्रोस्टेट है, जो ग्रंथि हम कहाँ से देखते हैं, आपकी जो आपकी एनल कैनाल है, जो पीछे की तरफ जो आपका मल द्वार है, उसमें से फिंगर, डीआरई इसको बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उसमें रेक्टम के अंदर फिंगर को सर्जन डालता है
और आपके जो प्रोस्टेट को फील करता है। ये देखिए जहाँ पे आपका ये पेशाब की थैली और यहाँ पर आपका प्रोस्टेट है, इसको फील करता है, मतलब महसूस करता है कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर ये हार्ड है तो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, इसी रास्ते से जाकर उसकी बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, प्रोस्टेट की बायोप्सी। एक नीडल से इसके जो मांस का जो टुकड़ा होता है वो लिया जाता है, ताकि हम उसकी लेबोरेटरी में जांच के लिए उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। उससे हमें पता लगता है कि भाई ये कैंसर था या नॉर्मल इनलार्जमेंट है, मतलब कि जो गदूद की एक साधारण समस्या है। अब आप पूछेंगे कि और इसके इलाज क्या क्या हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए इसमें जो सबसे जो रामबाण जो आपका एक मैनेजमेंट है, इसका एक मैनेजमेंट किया जाएगा मरीज खुद। तो उसमें सबसे जो रामबाण एक जो इलाज है वो क्या है कि शाम के वक्त 6 बजे के आसपास आपने खाना खा लिया है या खा लेने की आदत डाल लीजिए। जिनको बीपीएच है, जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते या गांव में रहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है कि शाम को 6 बजे के बाद आप खाना मत लीजिए। और 7 बज गया तब तक खाना हजम होना शुरू हो जाता है, और 7 साढ़े 7 बजे के बाद कोई भी लिक्विड नहीं लेना है। मैं तो आपको ज़्यादा लिक्विड तरल खाद्य पदार्थ लेने हैं, जैसे कि न जूस लेना है, न चाय लेनी है, न कॉफ़ी लेनी है, न दूध के जो कोई दूसरा प्रोडक्ट है, लस्सी है, दही है, वैसा नहीं लेना है। साथ ही साथ क्या नहीं लेना है, अल्कोहल का इंटेक रात को नहीं करना है। अगर आपकी उम्र 50 है, 55 है, 60 है, 70 है और आपको प्रोस्टेट गदूद की समस्या है, तो शाम के वक्त लिक्विड बिल्कुल भी मत, कम से कम लीजिए, काम चलाओ। जैसे खाना खाया तो उसके बाद 1-2 घुट पानी ले सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि सोने से 2 घंटे पहले पानी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट। दाल लिक्विड ज़्यादा जो होती है ना, दाल के रूप में या चावल का कोई खाद्य पदार्थ है तो चावल लेंगे, खिचड़ी लेंगे, दलिया लेंगे, तो शाम के वक्त आपको पेशाब की अर्ज होगी और रात के वक्त आपकी नींद उड़ जाएगी, मतलब आपके नींद में रुकावट होगी और आप परेशान हो जाएंगे। आपको टॉयलेट बाथरूम का रास्ता ढूंढना होगा, आप बार बार जाएंगे, आप तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप धीरे धीरे आपका जो सिस्टम है, एक तरह से जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी, वो भी डिस्टर्ब होती चली जाती है। आपका परिवार भी डिस्टर्ब रहता है और दिन में थके थके रहते हैं, दिन में नींद आएगी, तो आपकी सिस्टम बिगड़ जाता है। अगर आपको लिक्विड लेना है किसी भी तरह का, कोई भी, जैसे दूध लेना है, लस्सी लेना है, दही लेना है, जूस लेना है, कोई भी आइटम जो तरल अगर आपको लेना है, तो आदत डालिए कि सुबह होने के बाद कभी भी लीजिए। जैसे सुबह 4 या 5 या 6-7 बजे के बाद आप कितना ही तरल लीजिए, ताकि दिन में आपकी नींद तो आप लेंगे नहीं, रात वाली नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। और रात वाली नींद डिस्टर्ब नहीं होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। आपका जैसे आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी की समस्या है, तो वो भी मैनेजमेंट उनका हो जाता है अगर आप प्रॉपर एक सही वक्त पे सही नींद ले पाते हैं। अदरवाइज तो आपकी पूरी रात भर की जो नींद है पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा, अगर इवनिंग में, शाम के वक्त अगर आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो। दूसरा क्या मैनेजमेंट है इसका कि आप अगर डायग्नोसिस हो जाता है जी गदूद की समस्या ग्रेड 1 है, 2 है या 3, ये जो ग्रेडिंग होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड वाली है, चाहे आपका जो सर्जन देखता है आपको अपनी उंगली के सहारे से उसको फील करता है कि कैसा प्रोस्टेट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, या उसमें पेन है नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, एब्सेस मतलब कि कोई फोड़ा फुंसी या उसमें कोई पथरी बनी हुई है नहीं है, वो सब डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका सर्जन आपका एग्जामिनेशन करता है मलद्वार से। अब अगला इसका जो मैनेजमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिससे क्या हो जाएगा कि अगर ये शुरुआती लक्षण अगर दब जाते हैं दवाई के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन अगर लक्षण बने रहते हैं तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि इसका जो साधारण जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब कि दूरबीन के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, आपका ये देखिए, ये जो आपका पेनिस है, कहीं से चीरा भी नहीं लगेगा, काटा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगना, कहीं पे कुछ नहीं, पता भी नहीं लगना कि आपका ऑपरेशन हुआ भी नहीं। आपका जो पेशाब की जो नलकी होती है, यूरिथ्रा होती है, उसके अंदर ही हम अपनी दूरबीन वाला हमारा एक जो रिसेक्टोस्कोप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, वो जाता है, उसको देखता भी रहता है और फिर उसको वहाँ से प्रोस्टेट के जो आपके यूरिनरी जो मार्ग है पेशाब निकलने का, उस मार्ग को वो ठीक कर देता है, चौड़ा कर देता है, उसको खोल देगा, उसके आसपास जो मांस है उसको निकाल देता है, प्रोस्टेट का रिसेक्ट
मतलब उस प्रोस्टेट को उसके आसपास रिसेक्ट किया जाता है, उसको हटाया जाता है। और क्या किया जाता है उसके बाद, महत्वपूर्ण जो जांच होती है वो क्या जांच होती है, उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से हमें ये मतलब एक तरह से श्योर हो जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको कोई भी किसी भी तरह का कैंसर नहीं है, ये एक साधारण बीपीएस था कि नहीं था, वो बायोप्सी से प्रूव हो जाएगा। और दोस्तों इससे प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है और कुछ भी मतलब कुछ ट्रीटमेंट और भी इसके बारे में मतलब अंडर ट्रायल्स होते हैं, वो क्या होता है, एक आर्टेरियल इम्बोलाइजेशन, कि भाई उससे प्रोस्टेट को देने वाली आर्टेरियल सप्लाई को हम बंद कर दें, हो सकता है प्रोस्टेट सिकुड़ जाए, सूख जाए, है ना, इस तरह के। या फिर क्या होता है, आजकल माइक्रोवेव से उसको एब्लेट किया जाता है, लेकिन वो सारे के सारे अंडर ट्रायल होते हैं। सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो इसका TURP है, जो दूरबीन के माध्यम से उस रास्ते को ही खोल दिया जाता है, वहाँ का प्रोस्टेट का हिस्सा निकाल दिया जाता है, ताकि ये आराम से पूरा फ्लो बना रहे, प्रोस्टेट के अंदर रुकावट ना हो, पेशाब का बंदा ना लगे, आराम से पेशाब की थैली खाली हो जाए, आपके गुर्दों को समस्या ना हो, और आपको अगर शुगर है, BP है, तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। अब कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी समस्या को बढ़ाते हैं, वो क्या होता है, एक तो रेड मीट, अगर जो रेड मीट जिसको बोला जाता है, नॉनवेज का एक आइटम है, वो कंज्यूम करने से प्रोस्टेट की समस्या दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती है। रात के वक्त अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, जब भी ये पेशाब का जो बंदा होता है वो बहुत जल्दी लगने की संभावना बनी रहती है। या फिर प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा ही पैकेट वाले अगर फूड आप खाते हैं, मतलब बंद पैकेट वाले, या इस तरह से जो पैकेट के अंदर प्रोसेस्ड जो आइटम आते हैं वो अगर खाते हैं, तो ये समस्या जल्दी आपको घेर लेती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आपको लिक्विड भी लेना है तो दिन में आप ढेर सारे फ्रूट खाइए, फ्रूट से कब्ज भी नहीं होगी, आपका पेट भी साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो साथ ही साथ प्रोस्टेट के अंदर भी ज़्यादा उसका जो सुराख है वो एकदम से संकुचित नहीं होगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एकदम से रात को आपको पेशाब का जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो नहीं होगी। सलाद ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइज करनी ही करनी है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर की वॉक, सैर जरूर कीजिए। जितनी वॉक करेंगे तो आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस की वजह से या एक तरह से उम्र के एक पड़ाव की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं प्रोस्टेट में, वो थोड़ा डिले हो जाएंगी। और डिले नहीं भी होंगी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें जो एक सुराख है वो बना रहेगा, जिससे क्या रहेगा कि पेशाब आराम से निकलता रहेगा, और आपको सर्जरी की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, या हो सकता है मेडिसिन की ज़रूरत भी ना पड़े। हाँ, अब सर्जरी के ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन से आप कितने दिन तक कहेंगे, क्योंकि उम्र बढ़ती जाएगी तो प्रोस्टेट का साइज़ तो बढ़ता ही चला जाता है ज़्यादातर लोगों में। तो बेहतर ये होता है, अगर आपको पेशाब की धार ठीक ठाक नहीं आ रही है, पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है, या आप जहाँ भी शादी ब्याह या कहीं भी जाते हैं तो आप बाथरूम ढूंढते रहते हैं, बार बार यूरिन करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं उसमें, तो बेहतर ये है कि आप सर्जरी करा लीजिए। और ये समय रहते सर्जरी करानी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल कर रखी, तो अगर शुगर है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की अगर कोई समस्या है तो उसकी मेडिसिन टाइम पे लीजिए, उनको कंट्रोल कीजिए, और उसके बाद जो ही मौका मिले प्रोस्टेट की सर्जरी करा लीजिए। अब वो ज़माना नहीं है कि वो पेट के ऊपर इसमें चीरा लगा के पूरे प्रोस्टेट को निकालते थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस ऑपरेशन की वजह से आपको कोई आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी होगी, खराब नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ कुछ लोगों को भ्रम होता है कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल डिम हो जाती, नहीं। प्रोस्टेट की समस्या होने से ज़रूर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, आपकी इजैकुलेशन प्रॉब्लमेटिक रहती है, आपकी लिबिडो, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है। जबकि जो BPS का अगर आप TURP जो दूरबीन वाला ऑपरेशन करा लेते तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पुराने ज़माने में जब हम पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल देते थे, ऊपर से पेट का बड़ा चीरा निकल के, तब जरूर सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम उसकी जो नर्व्स हैं उसके आसपास वो भी डैमेज हो जाती थी। तो जनाब दोस्तों, ये जो मेरी सलाह है प्रोस्टेट से रिलेटेड, मैंने पूरा डिटेल लगभग बताया है इस वीडियो में। अगर कुछ बच भी गया, आपके मन में कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट कीजिए, लिखिए, पूछिए, ठीक है। तो आपको ये अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों में ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि इसके बारे में डिटेल जानें। और रात को पानी नहीं पीने का, शाम को सोने से कम 2 घंटे पहले आप लिक्विड तरल चीज़ें बैन कर दीजिए, खुद की भी और एक उम्र के पड़ाव के बाद सभी की। जय हिंद।